देखिए, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य और ये संकल्प रहा है, महिला और केंद्र में रहा है महिला, बच्चे और युवा। माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को सशक्त करते हैं, चाहे लखपति दीदी के माध्यम से हो, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए सैनिक स्कूल में उसका दाखिला करा के हो, या फिर रक्षा के क्षेत्र में हर एक जगह, यानी कि महिलाओं को, बेटियों को आगे बढ़ाने का काम, और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने के लिए। तो उसके साथ ही साथ युवा भी हमारा फोकस है, और हम ये चाहते हैं कि युवाओं को, जो आज ये घोषणा पंचप्रण की हुई है कि सरकार हमारी बनने के बाद सबसे पहले जो गोगो दीदी योजना, उसमें 2100 रुपया डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में जाएगा, और उसके साथ ही साथ जो युवा है उनको 5 लाख, 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरी मिलेगी। इसके साथ ही साथ जो वैकेंसियां हैं उसको भी भरा जाएगा। तो निश्चित तौर पे ये हमारा शुरू से ये फोकस रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प रहा है, ये लक्ष्य रहा है, और उसी को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। धन्यवाद। बनती दिखा रही है रिपोर्ट में, कम से कम हाँ दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, पर मुझे लगता है, मेरी अपनी एक असेसमेंट जो लगती है कि 60 से प्लस हमारी सीटें आने के आसार नजर आ रहे हैं। हमें बहुत अच्छे ढंग से सरकार बनेगी, लोगों का मूड है और बदलाव का भी मूड है, और कांग्रेस की ओर देख भी रहे हैं कि कांग्रेस एक अच्छा वायबल ऑल्टरनेटिव है, जो पिछले 10 साल का जो हरियाणा को पीछे ले गए भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा, उससे अब विपरीत हो और लोगों की सरकार बने और हर वर्ग को लगे कि उसकी सरकार है। जी, ये केवल एग्जिट पोल है, अभी तो रिजल्ट आना बाकी है, और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, मुझे पूरे विश्वास से ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी और यहाँ के लोगों की सुख सुविधा, चैन, शांति, अमन को लेके आगे बढ़ेगी। और जम्मू कश्मीर जो हमारा टेररिज्म हब बना हुआ था कुछ पार्टियों की वजह से, वो टेररिज्म हब से टूरिज्म हब बनेगा। यहाँ पे डेवलपमेंट की बात होगी, विकास की बात होगी, रोजगार की बात होगी, और हमारे युवाओं के लिए जैसे कि हमने आईआईटी, एम्स, आईआईएम और भी बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे किश्तवाड़ में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खुले, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज खोली गई, हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले गए, हमारे यहाँ ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खोले गए। और भारतीय जनता पार्टी का आगे भी यहाँ प्रयास रहेगा कि जम्मू कश्मीर के हर गांव तक, हर ग्राम तक सड़क पहुंचाया जाए, हर घर तक नल पहुंचाया जाए, और यहाँ की जितनी भी सुख सुविधाएं जो हैं, इसका जो बेड़ा उठाया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर में शांति, स्थिरता और विकास की सरकार बने, जो कि भारतीय जनता पार्टी ही हो सकती है। साल पहले की दिल्ली कैसे होती थी? 10 साल पहले की दिल्ली में इस तपती हुई गर्मी में लंबे लंबे पावर कट लगा करते थे। 2015 में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले 2014 तक की गर्मी में 8-8 घंटे के पावर कट दिल्ली में लगा करते थे। लंबे लंबे पावर कट लगने के बावजूद महंगे महंगे बिजली के बिल आया करते थे, और एक सामान्य मिडिल क्लास का परिवार सोचता था कि बिजली का बिल देने के लिए घर का कोई और खर्चा काटना पड़ेगा, बिजली बिल देने के पैसे नहीं होते थे एक आम परिवार के पास। कच्ची कॉलोनियों में, झुग्गी झोपड़ियों में महिलाओं को घंटों तक पानी के टैंकर के इंतजार में खड़ा होना पड़ता था। हाथ में एक कनस्तर लेके पानी के टैंकर का इंतजार करती थी। पानी की पाइपलाइन नहीं होती थी कच्ची कॉलोनियों में और झुग्गी झोपड़ियों में। सरकारी स्कूलों का जो हाल होता था, जहां आम परिवारों के, गरीब परिवारों के बच्चे जाते थे, स्कूल के अंदर घुसिए तो सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। ना बैठने के लिए टेबल कुर्सी होती थी, ना ब्लैक बोर्ड होता था, ना पंखा होता था, ना पीने को पानी होता था, ना पढ़ाने के लिए टीचर होते थे। ये था 10 साल पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का हाल। परिवार में कोई एक व्यक्ति बीमार हो जाए तो सरकारी अस्पताल इतने बदहाल होते थे
कि कोई अपने परिवार के सदस्य को लेके जाना नहीं चाहता था। अपने जेवर गिरवी रख के, अपना घर गिरवी रख के महंगे महंगे प्राइवेट अस्पतालों में भी गरीब लोग अपने बच्चों का इलाज कराते थे। जो कच्ची कॉलोनियों में रहते थे, कच्ची कॉलोनियां नर्क से कम नहीं होती थी। ना सड़क थी, ना पानी था, ना सीवर था, ना नाली थी। दिल्ली के लोग परेशान थे। वो नेताओं से परेशान थे, क्योंकि वो देखते थे कि नेता आते हैं, नेता जाते हैं, पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। उनकी जिंदगी संघर्ष से भरी रहती है। लेकिन 2015 में दिल्ली में एक चमत्कार हो गया। 2015 में दिल्ली वालों ने अपने बेटे, अपने भाई, आम आदमी की आवाज उठाने वाले अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। प्रचंड बहुमत से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। ये दिल्ली वालों ने 2015 में चमत्कार कर दिया। अरविंद केजरीवाल एक वो व्यक्ति थे जो एक आम आदमी का दर्द समझते थे, एक आम महिला की परेशानी समझते थे, एक आम परिवार की समस्या समझते थे। और अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति थे जिन्होंने एक एक करके दिल्ली वालों की समस्याओं का समाधान करना शुरू किया। उन्होंने 10 सालों में दिल्ली में रहने वाले लोगों की जिंदगी बदल दी। वो काम करके दिखा दिए जो बाकी पार्टियां, बाकी सरकारें 75 साल में नहीं कर पाई थी। दिल्ली अब वो इकलौता राज्य है जहां पे तपती हुई गर्मी में भी 24 घंटे बिजली आती है, और 24 घंटे बिजली आने के बाद भी बिजली का बिल 0 आता है। ये है अरविंद केजरीवाल की दिल्ली, ये है अरविंद केजरीवाल का काम। दिल्ली वो इकलौता राज्य है जहां पे सरकारी स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ दिया है, जहां माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल निकाल कर सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवाते हैं। ये है अरविंद केजरीवाल की दिल्ली, ये है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। दिल्ली एक इकलौता राज्य है जहां पे सरकारी अस्पताल में, जहां पे मोहल्ला क्लिनिक में चाहे 500 रुपए का इलाज कराना हो, चाहे 50 लाख रुपए का इलाज कराना हो, शानदार इलाज होगा, बिल्कुल फ्री इलाज होगा। किसी भी दिल्ली वाले को एक पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल में 10,000 किलोमीटर पानी की लाइन डलवाई। कच्ची कॉलोनियों में 4,200 किलोमीटर सीवर की लाइन डलवाई। कच्ची कॉलोनियों में 5,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनवाई। अपनी बहनों को फ्री बस यात्रा करवाई। आज 11 लाख महिलाएं रोज अरविंद केजरीवाल जी की वजह से डीटीसी बसों में बस यात्रा करती हैं, स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, नौकरी पे काम करने को जाती हैं। श्रीमान लालू प्रसाद यादव राजनीति के सबसे भ्रष्टतम व्यक्ति में उनकी गिनती है। वही व्यक्ति है जो रेलवे के अंदर नियुक्ति घोटाला के कारण पूरे परिवार को बेल पर लाके खड़ा कर दिए। और आज रेल के अंदर जो नए तकनीक और विकास हुआ, रेल दुर्घटना जितना होता था उस समय पुराने जर्जर पटरी पर पूरे देश के लोगों की जिंदगी दांव पर लगी थी। आज रेल के अंदर यात्रा सुरक्षित हो गया और कुछ आताताई आतंकवादी उग्रवादियों की मानसिकता से एक्सीडेंट का जो कुचक्र और गलत प्रभाव के कारण वो प्रभावित होकर खेलना चाहते हैं। आज उस पर भी लगाम लगाने के लिए नए तकनीक से भारत सरकार देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद उग्रवाद पर अंकुश लगा है और लोगों की जिंदगी सुरक्षित है। भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने का प्रयास हुआ है। एक सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी उपदेश अगर जो दे तो समझ लीजिए कि उसके मन के अंदर भय है, भ्रष्टाचार का कहीं न कहीं खौफ है। आज से मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना की शुरुआत हुई है। ये
जो बच्चेदानी के मुख पे कैंसर होता है महिलाओं को, उससे बचाव के लिए ये टीका दिया जाता है। और बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने राज्य के बच्चियों को, जिनकी उम्र 9 वर्ष से 14 वर्ष तक की है, उनको मुफ्त में देने का निर्णय किया है। और अभी प्रारंभिक अनुमान है कि इस वर्ष लगभग 150 करोड़ के करीब रुपए खर्च होंगे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, अपने वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इसकी स्वीकृति दी है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हम सब लोगों को नर सेवा करना है, मानव का सेवा करना है स्वास्थ्य विभाग से, इस कार्यक्रम के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच को भी हम जमीन पे उतार रहे हैं। और ये योजना आज बिहार में 5 जिलों में शुरू हुई है। अभी पटना, मुजफ्फरपुर, सीवान, नालंदा और पूर्णिया। अगले 1 महीने में पूरे राज्य में ये टीकाकरण सभी जगहों पे शुरू हो जाएगा। सरल तरीके से इस एनओसी के मामले में देखिए, दिल्ली के प्रत्येक अनऑथराइज कॉलोनीज में जब मोदी जी ने पीएम उदय योजना लागू की तो ये हो गया कि पीएम उदय योजना में किसी को भी मीटर के लिए या डेवलपमेंट वर्क के लिए अब किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन साजिश करने वाली सरकार है दिल्ली में। उन लोगों ने ऐसा किया कि जो हम लैंड पूलिंग को सफल करने के लिए डीडीए के एनओसी की बात किए थे, वो हमारे दिल्ली सरकार के लोग, चूंकि बिजली विभाग उनके पास है, उन्होंने डीडीए एनओसी जो लैंड पूलिंग के लिए है उसको लगा दिया बिजली मीटर के लिए। डीडीए कहती है कि जब कोई नई कॉलोनी कटती है तो उससे एनओसी लिया जाए। ये नई कॉलोनी के लिए एनओसी नहीं मांग रहे थे, जो बने बनाए घर के लिए जो मीटर लगाने जाते थे, तो चूंकि वो दिल्ली सरकार का एक अधिकार का जगह था, उन्होंने कहा कि अपना डीडीए का एनओसी लेके आइए। अब हर व्यक्ति परेशान। हमारी जो पहली सभा में जानकारी आई कि 67,000 एप्लीकेशन पेंडिंग है। हमारे मीडिया के लोग थे हमारे पास, और जब हमने उनसे पूछा कि भाई 67,000 क्यों पेंडिंग है, तो बोलते सर वो वहाँ पे वो पीएम उदय योजना के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए डीडीए एनओसी की आवश्यकता है। फिर हमने पता किया कि क्या भाई किसी का लग भी जा रहा है क्या? लोग कह रहे हैं जो पैसा दे रहा है 15,000 25,000 उसका लग जा रहा है। स्थानीय विधायक कह रहे हैं कि इस फैसले में कुछ नया नहीं है, अभी भी वैसे ही लोग हरास हो रहे हैं। एकदम नहीं, अब डीडीए एनओसी की जरूरत नहीं। अगर डीडीए एनओसी हटाने के बाद भी अगर आम आदमी पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि बिना पैसा लिए मीटर नहीं लगाना है, तो अब मुझे बताइए, हम फिर उसकी लड़ाई लड़ेंगे। हमने डीडीए एनओसी को मीटर लगाने के लिए समाप्त कर दिया है। सर, अगर हम बस मार्शल वाले मुद्दे की बात करें, सौरभ राजन आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और एलजी ने धोखा दिया है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली का बजट है 76,000 करोड़ और एलजी महोदय के पास 10 करोड़ का भी अपना सैंक्शनिंग पावर नहीं है। वित्त मंत्री सरकार का होता है, तो जहां भी पैसे से जो काम करना होगा वो दिल्ली सरकार को ही करना होगा। आपको एक जानकारी में दूं, अभी एक ग्रामोदय अभियान योजना चल रही है, वो एलजी महोदय ने शुरू करवाया। उसके लिए डीडीए का 900 करोड़ रुपया लेकर के एक प्लान किया गया। LG has no right to sanction any pie of दिल्ली गवर्नमेंट, वो वित्त मंत्री करेगा। इसके बाद भी मार्शलों को निकालने का लेटर अरविंद केजरीवाल जी का। अगर मार्शल के समस्या को किसी ने समझा तो वो भारतीय जनता पार्टी ने समझा, क्योंकि हम मानवता के आधार पे देखते हैं। आज भी हम कहते हैं कैबिनेट नोट कहाँ है, अगर एनआई को दे दो, हमको दिखा दें, हम मान लेंगे कि आपने कैबिनेट नोट बनाया। चूंकि आपको ये आदत पड़ गई है कि ड्रामा करके सत्ता में रहना है, काम करने की जरूरत नहीं, तो आप ड्रामा करो
अब बीजेपी काम करेगी। हमने काम किया, उसका धन्यवाद लोग कर रहे हैं मोदी जी को। हम आगे भी काम करेंगे और दिल्ली की जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं। अदालत में ऑर्गेनाइज किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा छत्रसाल स्टेडियम में, उसको आप कैसे देखते हैं? जनता ने कह दिया कि हम तो तुम्हारी अदालत में आएंगे नहीं, तुम जिस अदालत में हो पहले वहां से बरी हो जाओ, फिर बात करेंगे। प्रयागराज कुंभ महाकुंभ 2025 के लिए 13 अखाड़ों, खाक चौक, आचार्यवाड़ा और तीर्थ पुरोहितों के साथ हमारी बैठक संपन्न होने के बाद केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा महाकुंभ के लिए कार्य किस रूप में आगे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में भी एक विस्तृत समीक्षा हम लोगों ने यहां पर की है। दिव्य एवं भव्य कुंभ के जो थीम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में हम लोगों को दी थी, कुंभ भी स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो सकता है। 2019 का प्रयागराज कुंभ उसका एक उदाहरण बना था। वह एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश टीम के पास है और उस अनुभव का लाभ लेते हुए 2025 के महाकुंभ की तैयारी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुकी है। अब तक 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोजेक्ट को, प्रयागराज को भी भव्य और सुंदर बनाना है। 2019 में प्रयागराज की शोभा पर पूरी दुनिया आकर्षित हुई थी। लगभग 24 करोड़ श्रद्धालु जनों ने प्रयागराज आकर के संगम में स्नान किया था और इतने बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में सहभागी बने थे। लगभग 100 के आसपास देशों के राजनयिकों ने भी यहां पर आकर के इस बड़े आयोजन में भागीदार बनकर के भारत की आध्यात्मिक और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का अवलोकन करने का उन्हें भी अवसर प्राप्त हुआ था। और उसी को और भव्य रूप देने के लिए हम लोगों ने यह कार्रवाई विभिन्न विभागों ने प्रारंभ की है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के भी रेलवे के द्वारा, एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा और भी अन्य विभागों के द्वारा मिलकर के बेहतरीन तरीके से अपने कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। यद्यपि जब कुंभ का आयोजन होता है तो उस समय संगम में जल का जो स्तर होता है उस समय लगभग ये 8 से 10 हजार क्यूसिक वाटर वहां पे होता है। आज प्रातःकालीन सत्र में हम लोगों ने देखा है जल की मात्रा भी लगभग 2.25 लाख से लेकर 2.5 लाख क्यूसिक वाटर अभी यहां पे जल है। जल को रिसीट होने में अभी 10-12 दिन लग सकता है, लेकिन कुंभ की तैयारी में, महाकुंभ की तैयारी में फिलहाल कोई बाधा नहीं है। और हम लोगों ने एक डेडलाइन दी है कि 15 दिसंबर तक हर हाल में सभी प्रकार के कार्य, निर्माण के कार्य संपन्न होने के साथ ही कुंभ के दायरे को भी बढ़ाने का कार्य 2013 के प्रयागराज कुंभ की तुलना में इस बार उससे दुगने से अधिक क्षेत्र में कुंभ फैलेगा। हमारा प्रयास होगा कि पीक डे के दिन जो मुख्य पर्व हैं, पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से लेकर के और महाशिवरात्रि 26 फरवरी तक, ये जो अलग अलग पर्व पड़ेंगे, जिसमें पौष पूर्णिमा है, मकर संक्रांति है, मौनी अमावस्या है, बसंत पंचमी है, माघी पूर्णिमा है और शिवरात्रि है। इन 6 प्रमुख त्योहार जो स्नान होंगे, पर्व और त्योहार पड़ेंगे, पीक डे के दिन छोड़ करके शेष अन्य दिनों पर
किसी भी श्रद्धालु को 1 किलोमीटर से अधिक पैदल न चलना पड़े। 7,000 से अधिक परिवहन निगम की बसेज, शटल बसेज यहां पे सेवा के लिए लगाई जाएंगी, इलेक्ट्रिक बसेज लगाई जाएंगी और भी व्यवस्था यहां पर हम लोग देने का कार्य कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ के बहाने एक भव्य और दिव्य रूप में देखने को मिलेगा। सुरक्षा के लिए भी बेहतरीन तैयारियां की जा रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। जीरो प्लास्टिक के लक्ष्य को लेकर के प्रयागराज कुंभ को हम लेकर के चले हैं। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, किसी भी प्रकार का सॉलिड या लिक्विड डिस्चार्ज मां गंगा और यमुना में उस दौरान न हो, इसकी तैयारी। और जितने भी ड्रेनेज सीवर हैं ये सब तब तक टेप हो चुके होंगे या एसटीएफ में इन्हें डाइवर्ट करके या बायो रेमेडिएशन की पद्धति के माध्यम से हम उसे शुद्धिकरण से ही उससे डिस्चार्ज करेंगे। ये सारी सुविधाएं यहां पर हम लोग देने जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रयागराज कुंभ 2019 ने एक मानक स्थापित किया था, उससे भी बड़े स्तर पर एक भव्य और दिव्य कुंभ को स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित कुंभ के रूप में हमें स्थापित करने में सफलता प्राप्त होगी। इस संबंध में मैं आप सबका भी आह्वान करूंगा, 2019 के कुंभ के, प्रयागराज कुंभ के लिए की सफलता में आपकी भी बड़ी भूमिका थी। इस बार फिर से अपनी सकारात्मक भूमिका के साथ प्रयागराज को और भारत के सनातन धर्म के इस भव्य आयोजन को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में आप सबका सकारात्मक योगदान होगा। आप सबको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज यहां पे लोगों सर्वसिद्धि प्रदा कुंभ का जो 2019 में यहां का लोगो था, उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा करके प्रयागराज जो महाकुंभ प्रयागराज 2025 का लोगो आज जारी हुआ है।